हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो साइंस की क्लास में यानी कि एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो पाठ्यक्रम नया पाठ्यक्रम आया है, सिलेबस आया है, उसका टॉपिक है कोशिका, जो बायोलॉजी का टॉपिक है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में आज के क्लास में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो 50+ एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी किस लेवल की है और किस लेवल तक करना चाहिए। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए क्लास में, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं। तो कोशिका क्या है? कोशिका किसे कहते हैं? कोशिकाएं जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। देखिए, जीवित जीवों की क्यों लिखा है? क्योंकि जो जीवित है, जीव है, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, तो वो जीवित जीवों में ही गिने जाते हैं और उनकी मूलभूत संरचनात्मक सॉरी और कार्यात्मक इकाइयां कहलाती हैं। ठीक है, कोशिकाएं। प्रत्येक कोशिका में विभिन्न कोशिकांग भी होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो विशिष्ट कार्यों को करते हैं। ये कोशिकांग मिलकर कोशिका को जीवित रहने और कार्य करने में मदद करते हैं। ठीक है, कोशिकांग क्या करते हैं? कोशिका को जीवित रहने और कार्य करने में मदद करते हैं। देखते हैं कोशिका के मुख्य कार्य क्या हैं। पहला है हमारा संरचना और समर्थन, यानी कि कोशिकाएं जीव को एक ढांचा प्रदान करती हैं और उसे सहारा देती हैं। क्या करती हैं? ढांचा प्रदान करती हैं और उसे सहारा देती हैं, संरचना और समर्थन करती है एक तरह से। फिर आगे कौन सा है हमारा? वृद्धि और विभाजन। वृद्धि और विभाजन आता है तो कोशिकाएं विभाजित होकर नए ऊतकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, नए ऊतक तैयार करती हैं एक दूसरे को डिवाइड करके, फिर जिससे जीव का विकास और मरम्मत होती है। ठीक है, जीव का विकास होता है और जो डेड होते हैं सेल्स, उनको पुनः निर्मित करती है, मरम्मत करती हैं। ठीक है, पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है, तो कोशिकाएं पोषक तत्वों, अपशिष्ट पदार्थों और अन्य अणुओं को अंदर से बाहर की ओर ले जाती हैं। ठीक है, इनका कार्य एक और होता है पदार्थों का परिवहन करना। दूसरा है फिर, मतलब अगला है ऊर्जा उत्पादन। तो कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जो विभिन्न कोश की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन कार्य है। और नेक्स्ट है प्रजनन। तो कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिससे जीवों का प्रजनन होता है। ठीक है, तो ये नई कोशिकाओं का निर्माण करना, विभाजित होना, ये जीवों का प्रजनन की तरह से एक तरह से ये कार्य करती हैं। फिर आते हैं कोशिकांगों के मुख्य कार्य। ठीक है, कोशिकांगों के मुख्य कार्य। अगला है जो मुख्य कार्यों में क्या होता है, केंद्रक जो है कोशिकांग का एक भाग है, केंद्रक, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं। तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है, जो आनुवांशिक जानकारी यानी डीएनए को संग्रहित करके रखता है और कोशिका विभाजन को भी नियंत्रित करता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का पावर हाउस जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सभी कोशिका के अंग हैं और इनके कार्य हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करना, प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करना और उन्हें कोशिका के विभिन्न भागों में परिवहन करना। याद रखना। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण। ठीक है, तो इसका कार्य है प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करना और उन्हें पैकेज करना। ठीक है, फिर अगला है लाइसोसोम। तो कोशिका के अंदर कचरा निपटान का काम करता है, जो कि कचरा निपटान का काम करता है लाइसोसोम। अब है अगला राइबोसोम, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, अगला है कोशिका भित्ति। तो पौधों की कोशिकाओं को अतिरिक्त सुरक्षा और सहारा प्रदान करना कोशिका भित्ति का काम होता है। अगला है क्लोरोप्लास्ट। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये मदद करते हैं। फिर आता है रिक्तिका। तो रिक्तिका का क्या कार्य है? पानी और अन्य पदार्थों को संग्रहित करते हैं ये।
नोट यहाँ पे ये इसलिए लिखा है कि प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है और ये सभी मिलकर कोशिका को जीवित रहने और कार्य करने में मदद करते हैं। ठीक है, कोशिकांग का ये विशिष्ट कार्य है। फिर अगला देखते हैं हम, कोशिका संरचना क्या है। कोशिका संरचना के बारे में जानते हैं। कोशिकाएं सजीव होती हैं तथा वे सभी कार्य करती है जिन्हें सजीव प्राणी करते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमक युक्त, कसाभिका युक्त, बहुभुजीय आदि प्रकार की होती है। ठीक है, ये जेली जैसे एक वस्तु द्वारा घिरी होती है। ठीक है, जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी होती है। इस आवरण को कोशिका आवरण यानी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली अवकलीय पारगम्य होती है, जिसका अर्थ है कि यह झिल्ली किसी पदार्थ यानी कि अणु या आयन को मुक्त रूप से पार होने देती है, पारगम्य होती है। ठीक है, तो सीमित मात्रा में पार होने देती है या बिल्कुल रोक देती है। इसे कभी कभी जीव द्रव्य कला या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। तो कोशिकाओं के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं? केंद्रक होता है, जीव द्रव्य होता है, गोल्गी समृश या गोल्गी यंत्र होता है, कणाभ सूत्र होते हैं, अंतर प्रद्रव्य डालिका होती है और गुणसूत्र यानी कि पितृसूत्र जिन्हें कहते हैं, एवं जीन होते हैं। ठीक है, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम होते हैं और लवक होते हैं। तो ये हमारे कोशिकांगों के प्रमुख भाग हो गए। अब हम इससे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी जल्दी से अगर हो सके तो आप कमेंट में आंसर बताइएगा, नहीं तो हम चलते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, डीएनए में होते हैं। तो डीएनए में क्या होते हैं? अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स या न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए में पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या केंद्रिकाएं। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रिक नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन है हरा शैवाल, कवक, लाइकेन या जीवाणु। तो केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? वो है जीवाणु। जो वास्तविक केंद्रक का यहाँ पे बोला गया है, तो जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशा या कोशिका सबसे लंबी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका या फिर डेंड्राइट्स। तो यहाँ पे हमारी सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम ऑप्शन है डीएनए प्लस प्रोटीन या फिर केवल डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन या आरएनए प्लस डीएनए। तो राइबोसोम जो है वो आरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन। अगला प्रश्न है, कोशिका सेल, एक मिनट, जो शब्द है वो किसने दिया था? जो कोशिका सेल शब्द है किसने दिया था? तो इसका आंसर है हमारा रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका या सेल का जो है शब्द इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम जो कि आत्महत्या का थैला है, क्योंकि उसमें, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला या थैली क्यों कहते हैं? इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो क्यों कहते हैं, ऑप्शन में हम पढ़ लेते हैं पहले। जल अपघटक एंजाइम है और परजीवी क्रियाएं होती है, भोज्य रिक्तता है या अपचयी एंजाइम होते हैं। तो इसमें आत्महत्या का थैला इसलिए कहते हैं जल अपघटक एंजाइम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कौन है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं या फिर? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जो ऊर्जा को संश्लेषित करता है, संग्रहित करता है। नेक्स्ट है, ईस्ट है,
ईस्ट क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, या एक कोशिक है या बहुकोशिक है? तो ईस्ट जो है यूकैरियोटिक है। अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं? जो कवक फंगी होते हैं, जो कवक होते हैं वो कैसे सदैव होते हैं? तो ऑप्शन है स्वपोषी, विविधपोषी, या परजीवी, या मृतोपजीवी। तो ये मृतोपजीवी श्रेणी के कवक कहलाते हैं, मृतोपजीवी होते हैं कवक। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है कैसा? मंड, लिपिड, प्रोटीन, या ग्लाइकोजन, या तेल? तो कवकों में संचित जो भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन या तेल होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है? डीएनए में थाइमिन होता है, तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है ये पूछा गया है। तो होता है वो यूरेसिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल स्थित होता है। ठीक है, आरएनए में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, या माइकोप्लाज्मा? तो सबसे छोटा जीव कौन सा इनमें से? वो है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है या केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, या कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, या पादप कोशिका के कोशिकांगों की सुरक्षा करती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अब देखते हैं अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है उसका उच्च आवर्धन कितना होता है? वो होता है 2 लाख गुना। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 m। ठीक है, तो इसका आंसर डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ होता है? तो एक कोशिका में सर्वाधिक पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया 1839 में किसने प्रतिपादित किया था कोशिका सिद्धांत? तो ये किया था सलीडन एवं स्वान ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है? तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भिन्नता से एक लक्षण कौन सा प्रमुख है? ऑप्शन पढ़ लेते। सभी पादप कोशिका में क्लोरोफिल होता है, पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ एआर होता है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती। देखिए, तो जंतु और पादप कोशिका में भिन्नता ये है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, वसा संचय नहीं होगा, या प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा? तो राइबोसोम का जो कार्य है, अगर राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए कोशिका से तो क्या होगा ये पूछा गया। तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किसमें होता है? वो होता है केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। ठीक है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। आरएनए का मुख्य कार्य है? तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायता करना जो लाइसोसोम का कार्य है। ठीक है, सॉरी, उसका राइजोबियम का कार्य है, जो भी हमने पढ़ा राइबोसोम है उसका कार्य है। तो आरएनए का सहायता करना है काम। ठीक है। अगला प्रश्न, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? डीएनए का मूल मात्रक होता है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए का मूल मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी? इनमें से बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा,
या फिर वायरस। तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका इन कोशिकाओं में से कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। फिर अगला प्रश्न है, प्याज के छीलने या काटने पर आंखों में प्रभूत मात्रा में आंसू आने का कारण है? तो क्यों आते हैं आंसू? प्याज की कोशिकाओं में विद्यान जो गंधक होता है, विद्यमान होता है, उपस्थित होता है, उसके कारण जो है आंसू आते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिकाओं में भोजन और ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वो कहाँ होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। तो कोशिका की गतिविधियां नियंत्रित करने का कार्य किसका है? न्यूक्लियस का। ठीक है, केंद्रक का। फिर अगला प्रश्न है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो ये होता है कोशिका भित्ति। ठीक है, इससे अंतर स्पष्ट होता है कोशिका भित्ति से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में क्या करना? रेस्पिरेशन करना। ठीक है, रेस्पिरेशन करना। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? रेस्पिरेशन करना, ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या होते हैं? अधिक नमक और चीनी होते हैं, ये सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, तारक केंद्र पाया जाता है, सेंट्रोइल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? प्राणी कोशिका में। ठीक है, प्राणी कोशिका में तारक केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषक वर्णक हरित लवक की झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो ये किसमें हरित लवक की झिल्ली में उपस्थित होते हैं? थाइलेकोइड के। ठीक है, हरित लवक के थाइलेकोइड की झिल्ली में उपस्थित होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, राइबोसोम केंद्र है, राइबोसोम केंद्र है किसका? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में क्या कथन सही नहीं? कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, पहला तो सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो ये वाला कथन सही नहीं है। ठीक है, कुछ कोशिकाओं के आकार अगर बदलने लगे तो से एक ही जंतु, प्राणी, पादप जो भी है उसकी कोशिका की सेम आकार आकृति होती है, बदलती नहीं है। अगला प्रश्न, जीव कोशिका यानी एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जीव कोशिका का जो पावर हाउस कहलाता है वो है, उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु कोशिका हो। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्जी काय उत्पन्न हुए किससे? गोल्जी काय जो उत्पन्न हुए वो किससे, यानी कि ये पूछा गया तो अंतद्रव्यीय रेटिकुलम से, अंतद्रव्यीय रेटिकुलम से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह एकमात्र पादप कोशिका में कौन सी है जो बिना न्यूक्लियाई है? तो क्या है वो? वाहिनी कोशिकाएं। ठीक है, जो एकमात्र पादप कोशिका में होती है और बिना न्यूक्ली यानी कि बिना केंद्रक की होती है, एकमात्र पादप कोशिका वाहिनी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संरचनाओं के कौन से युग प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कौन से युग प्रायः पादप जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है अंतःद्रवी जालिका और कोशिका कला, ये दोनों में पाई जाती है। कोशिका कला कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती। ठीक है, कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जंतु में नहीं पाया जाता। तो इसमें दोनों, ये दोनों सही हो जाएंगे कि ये दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है?
तो किस शैवाल का प्रयोग किया जा रहा है अंतरिक्ष अनुसंधान में? वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इस पे, हो सकता है प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में, तो इसको बहुत ही ध्यान देना। तो इसका आंसर है क्लोरेला। क्या है? क्लोरेला। जो अंतरिक्ष अनुसंधान में शैवाल का प्रयोग किया जा रहा है, क्या नाम है उसका? क्लोरेला। अब नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी स्थिति के कारण होता है? उपस्थिति के कारण होता है। वो किसके कारण होता है? इसका नाम है कैरोटीनाइड। ठीक है, कैरोटीनाइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है पके हुए टमाटर का। प्रश्न अगला है, 1831 में एक कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो एक कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी सन 1831 में? वो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति जो है किसके सेलों में पाई जाती है? पशु, बैक्टीरिया, फंगाई या पौधे? तो पौधे के सेलों में पाई जाती है सेलुलोज भित्ति। ठीक है। ऑप्शन, अगला प्रश्न है, डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? ये होती हैं गेहूं में। मूंगफली, चना और आम में नहीं, गेहूं में होती हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? ठीक है, तो कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? इसका आंसर है अंतः पराशरण के कारण। अंतः पराशरण के कारण। अगला प्रश्न है, अतिवर्धन का अर्थ है? तो अतिवर्धन का अर्थ होता है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। ठीक है, असामान्य वृद्धि को अतिवर्धन कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? सबसे छोटा जीव स्वयं विकास करता है और प्रजनन करने में समर्थ है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पटना या जयपुर या हैदराबाद? तो ये केंद्र स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ठीक है, सेल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? वो होता है लाल रक्त कोशिका में। ठीक है, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन। ठीक है, सक्रिय परिवहन। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव कोशिका होती है ओवम। ठीक है, वैसे त्वचा होना चाहिए पर ओवम यहाँ पे सही ऑप्शन माना गया है, तो ओवम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा कोशिका अंग है जो पादप में पाया जाता है और पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है? तो कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनती है? वो होती है काइटिन से। ठीक है, कवक और काइटिन याद रखना, कोशिका भित्ति निर्माण करती कवक की काइटिन। नेक्स्ट है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? तो सितारों में प्लाज्मा बनते हैं जिसके कारण वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं हमें, तो उनमें प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? कम दाब। ठीक है, कम दाब के कारण प्लाज्मा बनते हैं सितारों में, जो अलग ही कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न, डैश एक बहुकोषीय जीव है? बहुकोषीय जीव कौन सा है इनमें से? एगेरिकस, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या पैरामीशियम? तो बहुकोषीय जीव है एगेरिकस। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नाभिक को। ठीक है, नाभिक को। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का फैक्ट्री कहा जाता है? तो कोशिका की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है,
राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री, कोशिकांग होता है ये एक राइबोसोम, जिसको कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है। तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले को क्या कहते हैं? डीएनए को जीन, ठीक है, जीन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक का उपयोग कर जो इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का घोल बनाया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसें और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो कौन रोकता है पानी के प्रवाह? सुबेरिन कॉर्क सेल होता है, ठीक है, सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है सुबेरिन, जिसका नाम है, जो गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है। तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान कौन करता है? जिसको कहा जाता है डीएनए का भाग है, और वो जीन होता है, ठीक है, जीन्स। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में सारे इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में किसका निर्माण होता है? एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है, ठीक है, सारे इवेंट से क्या होता है? एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है? किसमें होती है? प्लाज्मा, द्रव्यों, ठोसों या गैसों में? तो कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा में अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो किसमें होती है? पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तो वो होती है पेरेन्काइमा में, ठीक है, पेरेन्काइमा में होती हैं। अगला प्रश्न, पादप कोशिका भित्ति किससे बनती है? तो पादप की कोशिका भित्ति बनती है केवल पैक्टिन से, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसका नाम गलत हो गया, पादप कोशिका दिया गया है, हाँ, तो ये सेलुलोज और पैक्टिन से बनती है, ठीक है, केवल पैक्टिन से नहीं, सेलुलोज और पैक्टिन से बनती है कोशिका भित्ति, पादप कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक में अंतःस्थापित होती है जो बना है, जो किससे बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। तो अस्थि कोशिकाएं होती है, हार्ड मैट्रिक होता है, अंतःस्थापित होती, हार्ड मैट्रिक में अंतःस्थापित होती है, ये कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। तो ये थे हमारे कोशिका यानी कि सेल से रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो आज हमने इनको कवर किया। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में।